गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। होपफुली आप लोग सभी सही होंगे, सुरक्षित होंगे। वेलकम बैक टू अवर क्लास। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का मॉर्निंग सेशन चल रहा है। मॉर्निंग सेशन में अभी हम इस समय पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को राजस्थान रैंट कंट्रोल एक्ट 2001। राजस्थान रैंट कंट्रोल एक्ट 2001 में मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 4 तक हमने देखा था सेक्शन 12 तक, यानी कि सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 12 तक हम कंप्लीट ऑलमोस्ट कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर कल से मैंने आप लोगों को स्टार्ट कराया चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हमें पढ़ना था सेक्शन नंबर 13 से लेके सेक्शन नंबर 22 तक, जिसमें से मैंने आपको सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल और साथ में मैंने आपको पढ़ाया कि जो रिवीजन ऑफ रेंट होगा उसका प्रोसीजर कैसे चलेगा, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 15 की। सेक्शन नंबर 15 और सेक्शन नंबर 16, जैसा मैंने आप लोगों को पहले के सेक्शनों में भी बताया है कि हम जो प्रोसीजर पढ़ रहे हैं उस पूरे चैप्टर में हम प्रोसीजर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इस चैप्टर में प्रोसीजर पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको कल डिवाइड करके पढ़ाया था कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें प्रोसीजर पढ़ना है, इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इसमें हमें प्रोसीजर पढ़ना है, इसमें हमें रिवीजन ऑफ रेंट पढ़ना है, इसमें हमें साथ में पढ़ना है क्या अपील, साथ में हमें पढ़ना है इसमें एग्जीक्यूशन। ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई थी जो चैप्टर खुद ही डिफाइन करता है। जो चीज़ चैप्टर खुद ही डिफाइन कर रहा है उसको हम डिवाइड करके पढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने आपको सेक्शन 13 में बता दिया अपील जो रेंट ट्रिब्यूनल होगा उसका हम किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। होपफुली वो चीज़ आपको याद होगी। सेक्शन 14 में मैंने आपको एक अच्छा खासा प्रोसीजर बताया, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ये बताया कि आपका रिवीजन ऑफ रेंट कैसे होगा। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 15 की और सेक्शन नंबर 16 की। सेक्शन नंबर 15 भी हमारी जो बात करता है वो बात करता है प्रोसीजर की। किस प्रोसीजर की बात करता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ जल्दी से। सेक्शन नंबर 15 जो बात करता है गाइस, वो करता है प्रोसीजर फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट। कि किसकी करता है? एविक्शन ऑफ टेनेंट की बात करता है सेक्शन नंबर 15। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? एविक्शन ऑफ टेनेंट की बात कर रहा है। ओके, एविक्शन ऑफ टेनेंट। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हमारा फोकस करने वाली चीज़ है। देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया था एविक्शन। एविक्शन कहाँ पढ़ाया था मैंने आप लोगों को? एविक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाया सेक्शन नंबर 9 में। ओके, सेक्शन नंबर 9 में मैंने जो आपको एविक्शन पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको ग्राउंड पढ़ाए थे कितने? 13। कितने ग्राउंड पढ़ाए थे? 13 मैंने आपको वहाँ पे ग्राउंड पढ़ाए थे। ओके, याद रखनी है ये चीज़ें आपको। 13 मैंने वहाँ पे आपको ग्राउंड्स पढ़ाए जो कि एक लैंडलॉर्ड के पास एक पॉइंट्स थे, उसके पास वो ग्राउंड्स थे जिसके द्वारा वो जो टेनेंट होगा उसको इवेक्ट कर सकता है, उससे प्रीमाइसिस जो उसका होगा वो खाली करा सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको 15 ग्राउंड पढ़ाए थे सेक्शन नंबर 9 में। ओके, सेक्शन नंबर 9 में मैंने आपको 13 ग्राउंड्स पढ़ाए। जो 13 ग्राउंड्स पढ़ाए और तब मैंने आपको बताया था कि जो ये जो ग्राउंड्स होंगे वो ग्राउंड्स के लिए जब जो लैंडलॉर्ड होंगे वो जो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो मैंने आपको बताया था साथ में वहीं पे कि वो लोग जाएंगे रेंट ट्रिब्यूनल के यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि रेंट ट्रिब्यूनल का हमने कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया है, रेंट ट्रिब्यूनल इस चीज़ की प्रॉब्लम जो भी है वो सुन लेना। तो रेंट ट्रिब्यूनल क्या जाएंगे, वहाँ जाके वो पूरा प्रोसेस चलेगा। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि रेंट ट्रिब्यूनल क्या जाएंगे वहाँ पे प्रोसेस चलेगा, तो मैंने आपको तभी बताया था कौन से नंबर का प्रोसेस चलेगा, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेस चलेगा। सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंग प्रोसीजर चलेगा। राइट, सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर चलेगा तो वो कैसे चलेगा, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वो प्रोसीजर किस किस तरीके से कितनी डेट्स में वो चलेगा। ओके, देखिए अब मान लीजिए जैसे कि किसी प्रोसीजर को चलाना है, एविक्शन कर रहा है, एविक्शन के लिए नोटिस कौन भिजवाएगा? लैंडलॉर्ड भिजवाएगा। तो लैंडलॉर्ड कहाँ जाएगा? लैंडलॉर्ड जाएगा, क्योंकि वो खुद तो नोटिस दे नहीं देगा, कोर्ट के थ्रू ही तो नोटिस जाएगा, ट्रिब्यूनल के थ्रू ही तो नोटिस जाएगा। जब वो ट्रिब्यूनल के थ्रू नोटिस जाएगा तो किस तरीके से जाएगा? लैंडलॉर्ड जो होगा, जो मकान मालिक होगा, जो प्रॉपर्टी प्रीमाइसिस का जो मकान मालिक है वो जाएगा, कहाँ जाएगा? रेंट ट्रिब्यूनल के यहाँ जाएगा। रेंट ट्रिब्यूनल के जाके वो एक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें लेके जाएगा, एक अर्जी फाइल करेगा। उस फाइल करने के बाद वो साथ में एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट लगाएगा और नोटिस की जो फीस होती है उसको भरने के बाद वो एक नोटिस 30 दिन का किसके यहाँ पे जाएगा? रेंट ट्रिब्यूनल के यहाँ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या करेगा? रेंट जब उसकी बात सब सुनेगा, जब वो अपना शपथ पत्र देता है, अपना डॉक्यूमेंट्स पेश करता है और एक अपनी प्लेडिंग जो उसने बनवाई है, प्रिंट जो जाके लगने वाला है, जो अर्जी वो फाइल कर रहा है, उसको कोर्ट अपने संज्ञान में लेता है और संज्ञान में लेने के बाद
ट्रिब्यूनल क्या करता है, ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एक 30 दिन का नोटिस, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, 30 दिन का नोटिस, ठीक है, भेजेगा। कौन भेजेगा, ग्रैंड ट्रिब्यूनल भेजेगा। कैसे भेजेगा, ग्रैंड ट्रिब्यूनल कैसे भेजेगा, वो 30 दिन का नोटिस, 30 दिन के लिए नोटिस जो 30 दिन में तामील हो रही है जिस नोटिस की, वो कैसे भेजा जाएगा, वो देखिए कैसे भेजा जाता है। जैसा कि आपने CRPC में पढ़ा, जैसा कि आपने CPC में पढ़ा, वहाँ पे कैसे होता है, रजिस्ट्री डाक द्वारा जाता है, यहाँ भी वही होगा, रजिस्ट्री डाक द्वारा नोटिस जा सकता है, ठीक है। चाहे तो वो कोई एजेंट के थ्रू जा सकता है, ठीक है, वो दोनों ही तरीके से वो जा सकता है। वो जाएगा और जाके जो उसने समन भेजा है, जो उसने नोटिस भेजा, उसकी तामील करा के लाएगा। दोनों ही तरीके यहाँ पे एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है। मान लिया जाएगा कि उस नोटिस की तामील हो गई है, तो कितने दिन के लिए नोटिस निकाला जाएगा, 30 दिन का वो नोटिस निकाला जाएगा, 30 दिन, याद रखिएगा 30 दिन, ठीक है। अब जब टेनेंट के पास 30 दिन का नोटिस जो भेजा गया है, जिसमें एक अर्जी लगी हुई है, फाइल की कॉपी जाएगी, प्रति जाएगी, उसकी कॉपी के साथ वो सर्टिफिकेट जो उसने लगाया, जो एफिडेविट जो उसने लगाया, उसकी कॉपी जाएगी, साथ ही जो उसने डॉक्यूमेंट उस प्रीमाइसिस के लगाए हैं उनकी कॉपीज जाएगी, राइट। कॉपीज के साथ जब वो तामील कराने के लिए गया, तो जो तामील करने के बाद उनको कहा, क्या कहा गया, विद इन 45 डेज, नोट डाउन दिस डेट, 45 डेज, ओके, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्शन 14 में हमने पढ़ा था, जहाँ रिप्लाई वाली बात आती है वहाँ कितने डेज थे, वहाँ पे 30 थे, ओके। और जहाँ हमने सेक्शन 12 में पढ़ा, वहाँ पे जो रिप्लाई वाली बात आती है, वहाँ पे कितने दिन के अंदर कर रहे थे, 7 डेज के अंदर कर रहे थे। लेकिन हमें यहाँ पे सेक्शन 15 के अंदर जब इविक्शन वाला पॉइंट पढ़ते हैं, तो इविक्शन वाले में कितने दिन में टेनेंट रिप्लाई करेगा, विद इन 45 डेज, ओके, नोट डाउन, ठीक है। 45 डेज के अंदर जब वो रिप्लाई करेगा, और रिप्लाई में उसका क्या होगा, वो उसकी रिप्लाई में जो करेगा उसके साथ क्या लगाएगा, शपथ पत्र लगाएगा, अपना डॉक्यूमेंट जो उसके पास होंगे वो लगाएगा, और जो भी उसके जो अपना वो रिटन स्टेटमेंट तैयार करेगा, उसको उसकी कॉपी लेके कहाँ जाएगा, रिप्लाई करने के लिए ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, राइट। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, सब कुछ आ गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि जब टेनेंट ने रिप्लाई कर दिया, तो टेनेंट के रिप्लाई के बाद क्या होगा, जो लैंडलॉर्ड होगा उसको कहा जाएगा कि आपके क्वेश्चन के बदले में इन्होंने ये रिप्लाई कर दिया है, अब आप इस पे क्या कहना चाहते हैं। तो इसके लिए उनको फिर से टाइम दिया जाएगा, 30 डेज का टाइम दिया जाएगा, और 30 डेज के अंदर, याद रखिएगा, फिर से 30 दिन का इनको टाइम दिया गया, और 30 दिन के अंदर वो फिर से रिप्लाई करेगा, जिसे कहा जाएगा री रिप्लाई करना, ओके। क्या कहा जाएगा, री रिप्लाई करना, क्योंकि रिप्लाई टेनेंट कर चुका है, तो उसका री रिप्लाई, जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा एविडेंस के अंदर, एविडेंस में वो कहते हैं ना, परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है, फिर प्रति परीक्षा होती है, फिर कौन सी परीक्षा होती है, प्रति के बाद जो प्रति परीक्षा जो होती है, उसके बाद वाली जो परीक्षा होती है वो परीक्षा होती है। मतलब कि एक तरीके से ये मान लीजिए कि एक उसने रिप्लाई किया, उसका री रिप्लाई करना, ओके। मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, ये पढ़ते हैं ना, सेक्शन कहाँ पे पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं हम, सेक्शन 137 में हम पढ़ते हैं एविडेंस के। उसी तरीके से हम यहाँ पढ़ते हैं कि किस तरीके से परीक्षाएं चलेंगी, ओके। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, इतनी बात जब आप लोगों को समझ में आ गई, तो क्या होगा, जब वो अपना री रिप्लाई कर देगा उसका, तो फिर क्या होगा, फिर कोर्ट कहेगा अब आप लोग आ जाइए कोर्ट के अंदर, अब आप लोग आ जाइए यहाँ पर ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल में हम बात करेंगे किसकी, हियरिंग की। अब दोनों को यहाँ पे हियरिंग की डेट दे दी जाएगी, दोनों अपने पार्टीज आएंगी, और पार्टीज आके अपनी अपनी जो बातें कह रही होगी वो कोर्ट के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने अपनी बातों को रखेंगे। वो बात रखेंगे तो कब से रखेंगे, डेट ऑफ इशू, यानी कि यहाँ पे जो टाइमिंग जो होगी वो कौन सी होगी, जब वो तामील कराई गई थी, किसको तामील कराई गई थी, जो टेनेंट को तामील कराई गई थी, उस डेट से लेके 180 डेज के अंदर हियरिंग की डेट होगी, ठीक है। यानी कि तामील की डेट से हियरिंग की डेट होगी, कितनी होगी, 180 दिन के अंदर वो तामील की डेट होगी। उसके बाद जब वो डेट चलती रहेगी, तो उसके बाद क्या होगा, फाइनलाइज होगा। फाइनलाइज कराने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, कितने दिन के अंदर इनको फाइनलाइज कराना है, 240 डेज के अंदर, राइट। 240 डेज के अंदर, यहाँ पे मिस कर दिया, 240 डेज के अंदर होगा डेट ऑफ डिस्पोजल। डेट ऑफ डिस्पोजल जो होगी
डेट ऑफ डिस्पोजल यानी कि केस का खत्म करने का जो होगा वो कितने दिन के अंदर होगा, कब से होगा वो 240 डेज, क्या 180 डेज के बाद 240 डेज का टाइम मिलेगा? जी नहीं, जब से यहाँ पे जो टेनेंट को जो तामील कराने के लिए नोटिस किया गया था वो तामील होने की तारीख से लेके 240 दिन के अंदर अंदर इस केस का फाइनलाइज किया जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिएगा, लिख लीजिएगा, चाहे उस पर आप स्टार बना लीजिएगा, चाहे 2-3 स्टार बना लीजिएगा, लेकिन याद रखने वाली बात यही है कि 240 डेज के अंदर फाइनलाइज होगा। वो 240 डेज कौन से 240 डेज होंगे, कब से गिने जाएंगे? वो गिने जाएंगे जब टेनेंट को नोटिस की तामील हुई है उस दिन से लेके 240 डेज काउंट होंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? वही हमारी डेट होगी, डेट ऑफ फाइनल। ठीक है, वो चीज़ फाइनल होगी। अब उसके बाद क्या होता है, लेकिन अब जो जैन ट्रिब्यूनल है किसी को कब्जा खाली कराना वो करना, तो उसके लिए क्या करता है, मोस्टली ट्राई करता है कि इन लोगों के बीच में समझौता हो जाए। ठीक है, ट्राई करता है कि समझौता हो जाए, तो वो क्या करता है, सेटलमेंट का प्रोसेस चलाता है। ठीक है, सेटलमेंट का प्रोसेस चलाता है और वहाँ पे क्या होता है कि सेटलमेंट अगर ट्राई कर रहा है, सेटलमेंट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसके बाद इन्होंने बताया कि लेकिन अगर ये केस जाता है किसके फेवर में, लैंडलॉर्ड के फेवर में जाता है, तो क्या करेगा, जो हमारा जो रेंट ट्रिब्यूनल होंगे वो टेनेंट से एक सर्टिफिकेट पुण्य जो उसने पूर्ण कहते हैं ना रिवीजन जो किया है, पूरा फिर से जो कब्जा लिया है उसका एक सर्टिफिकेट लेगा और कहेगा कि आपको ये चीज़ खाली करनी है। एक प्रमाण पत्र किसके द्वारा लिया जाएगा, टेनेंट से लिया जाएगा। किसके लिए लिया जाएगा, लैंडलॉर्ड के लिए लिया जाएगा। तो कहा है इन्होंने, इन केस डिसीजन इन फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड टू देन टेक ए सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन फ्रॉम टेनेंट। अंडरस्टूड? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। लेकिन इसके बाद इन्होंने 2 कंडीशन पॉइंट नंबर 8 में बताई। पॉइंट नंबर 8 में इन्होंने बताया कि इन केस अगर आपको पुण्य कब्जा चाहिए, कुछ फिर से रेंट का रिवीजन कराना है, फिर से कुछ करना है, तो वो कब तक नहीं कर सकता। ठीक है, कब तक उसको टाइम दिया, एक तरीके से उसको टाइम मिल रहा है। ठीक है, कब तक का उसको टाइम दिया जाता है, तो वो कब तक नहीं कर सकता। इन केस वो रेजिडेंशियल पर्पस है तो 3 मंथ, इन केस वो रेजिडेंशियल पर्पस है तो 3 मंथ, और वो कॉमर्शियल पर्पस है तो 6 मंथ। गेट इट? अगर वो रेजिडेंशियल पर्पस है 3 मंथ्स, अगर वो कॉमर्शियल पर्पस है तो 6 मंथ तक को उसको उसका दोबारा से नहीं कर सकता है। आगे आप लोगों को इतनी बात समझ में? अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारा प्रोसीजर चलता है इविक्शन ऑफ टेनेंट। याद कर लीजिएगा, पहले क्या होगा, 30 दिन का नोटिस होगा, उसके बाद क्या होगा, 45 डेज का रिप्लाई किया जाएगा टेनेंट के द्वारा, विद इन 30 डेज री रिप्लाई किया जाएगा लैंडलॉर्ड के द्वारा। फिर क्या होगा, 180 डेज दिए जाएंगे, 180 डेज में हियरिंग की डेट डिसाइड होगी, उसके बाद 240 डेज में वो फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है, 5 पॉइंट तो हमें टिप्स पे ऐसे ही याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद जो होगा वो सेक्शन 6 में, पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने कहा ट्राई टू सेटलमेंट करेगा, नहीं होता है, और इन केस अगर ऑफ लॉस उन्होंने बताया पॉइंट नंबर 7 होता है, अगर लैंडलॉर्ड के फेवर में होती है तो एक सर्टिफिकेट किससे लिया जाएगा, टेनेंट से लिया जाएगा। लेकिन उसको कितना टाइम दिया जाएगा, पॉइंट नंबर 8 में होता है कॉमर्शियल पर्पस 6 मंथ और रेजिडेंशियल पर्पस 3 मंथ। कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ क्लियर है। ठीक, होपफुली समझ में भी आ गया होगा। चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 16 की, इमीडिएट पोजीशन। अब बात आती है इमीडिएट पोजीशन। कहाँ पढ़ा था हमने इमीडिएट पोजीशन, बताइए आप लोग। इमीडिएट पोजीशन कैसे लिया जाएगा, ठीक है, और इसमें कौन सा प्रोसीजर चलेगा वो मैं आप लोगों को बता दूं। इमीडिएट पोजीशन में जो चलता है वो पोजीशन चलता है सेक्शन नंबर 10 का और 9 का, I9 का जो मैंने I नंबर प्रोसेस बताया था उसका चलेगा, जब उसे जरूरत खुद के लिए हो तो इमीडिएट पोजीशन की जरूरत पड़ती। सेक्शन नंबर 10 में कह रहा है कि वो किस किस तरीके से वो खाली करा रहा था, उसकी बात हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब बात आती है रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन के लिए जो लैंडलॉर्ड होगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा टेनेंट, वही फिर से वही देख लीजिए कहाँ जाएगा, रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। रेंट ट्रिब्यूनल के पास जब वो जाएगा तो कैसे जाएगा, वही सारी चीज़ें कि वो एक अर्जी फाइल करेगा, डॉक्यूमेंट लगाएगा, सर्टिफिकेट वो शपथ पत्र लगाएगा, उसके द्वारा कोर्ट संज्ञान में लेगा वही। लेकिन यहाँ चेंजेस क्या है वो आप लोग देख लीजिए, प्रोसीजर वही चल रहा है लेकिन प्रोसीजर के दिन कितने कितने मिल रहे हैं वो चीज़ आप लोग देख लीजिए।
लैंडलॉर्ड गए, कहाँ गए, टेनेंट के पास गए, कितने दिन का नोटिस रेंट ट्रिब्यूनल ने इशू किया यहाँ पे, तो इन्होंने इशू किया वही 30 दिन का, ठीक है। कितने दिन में रिप्लाई करेंगे हमारे टेनेंट भाई, तो टेनेंट करेंगे रिप्लाई 15 डेज में। 15 डेज में रिप्लाई जब वो कर रहे हैं, नोटिस कर लेते रहिएगा ये चीज़ कि 15 डेज में वो रिप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी कैसे करेंगे, एक रिटन स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट के साथ क्या करेंगे, स्टेटमेंट के साथ वो अपना एक एफिडेविट लगाएंगे, साथ ही क्या करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके पास उसको लगाएंगे, ठीक है, कोर्ट में पेश करेंगे। उसके बाद जो लैंडलॉर्ड ने जो एप्लीकेशन जो नोटिस इशू करवाया था वो इसका रिप्लाई करेंगे। किसका रिप्लाई, री रिप्लाई करेंगे, टेनेंट द्वारा कही गई बात का री रिप्लाई करेंगे। कितने दिन के अंदर करेंगे, 30 डेज के अंदर, यानी कि रिप्लाई करने का टाइम मिल रहा है 15 और 30 डेज के अंदर। और डेट ऑफ हियरिंग यहाँ पे कितनी होगी, वो यहाँ पे 90 डेज होगी, जबकि यहाँ पे हमारी डेट ऑफ हियरिंग कितनी थी, 180 डेज थी। यहाँ पे कितनी होगी, 90 डेज में। यहाँ पे ट्राई वो सेटलमेंट की डेट कितनी होगी, डेट ऑफ डिस्पोजल कितनी थी, 240 डेज, और यहाँ कितनी होगी हमारी 150 डेज। सिर्फ इन चीज़ों का खेल है, याद रखिएगा। कितना कितना, 13, 15, 13, फिर उसके बाद 90 और 150, ठीक है। पॉइंट वही 5 यहाँ है, वही 5 यहाँ है। इतना चेंजेस आपको समझ में आ गया, होपफुली आता होगा। नहीं भी आया हो तो एक बार आप अपना बैरेट खोल के देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो वहाँ पर डिफ़िकल्ट जो लैंग्वेज दी हुई थी उसको मैंने आपको इजी तरीके में आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अगर सेक्शन नंबर 10 का पॉइंट नंबर 1 और 3 का कोई प्रोसीजर यहाँ पे अटकता है, सेक्शन नंबर 10 का या सेक्शन नंबर 10 के 1 या 3 का कोई पॉइंट आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब कोर्ट देख लेगा कि उस व्यक्ति को जो कि एक ओल्ड एज पर्सन है उसको अगर प्रॉब्लम आ रही है, और उसके लिए क्या करेगा, यहाँ पे एक समरी ट्रायल चलाएगा। समरी ट्रायल कितने दिन के अंदर किया जाएगा, 120 डेज के अंदर किया जाएगा। नोट डाउन, 120 डेज के अंदर एक समरी ट्रायल करेगा, और समरी ट्रायल के बाद उसको पोजीशन दिलवा देगा, ठीक है, इमीडिएट पोजीशन दिलवा देगा, क्योंकि वो ओल्ड एज पर्सन है, उसको ज़रूरत है, वो नहीं जा सकता, या कोई रिटायर्ड पर्सन है उसको ज़रूरत है, वो नहीं जा सकता, तो क्या होगा, एक समरी ट्रायल करेगा। समरी ट्रायल में 120 दिन, क्योंकि यहाँ पे 150 दिन लग रहे हैं, जबकि वो ये समरी ट्रायल में 120 दिन के अंदर उसका निपटारा कर देगा। निपटारा करने के बाद समरी ट्रायल के बाद वो उसको पोजीशन दिलवा देगा। लेकिन वहाँ जो टेनेंट रह रहा है उसको रियायत दे दी जा रही है। रियायत किस चीज़ की दी जा रही है, कि देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था, रियायत जो पढ़ी थी वो 3 मंथ पढ़ी थी रेजिडेंशियल पर्पज से, और 6 मंथ पढ़ी थी हमने कॉमर्शियल पर्पज से। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें, क्योंकि इमीडिएट पोजीशन चाहिए, और इमीडिएट पोजीशन हम किस चीज़ का लेते हैं, जहाँ पे रहना हो जाती है ना, वो चीज़ का लेते हैं। तो वो चीज़ का जब लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमें पढ़ना है रेजिडेंशियल पर्पज, और कितने टाइम के अंदर कितने टाइम दिया जाएगा, 3 मंथ दिया जाएगा। ओके, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है तो अच्छी बात है, आना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ टफ लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, बहुत ही इजी तरीके से, शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन समझ में आया होगा, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन इस तरीके से कर रही हूँ कि कोई भी लैंग्वेज मेरी इस तरीके की लिए जो समझ में ना आए। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ थम्स अप करिएगा, वीडियो को शेयर एटलीस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 17 से लेकर सेक्शन 20 या 21 तक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। अब होपफुली अगर आप लोगों को मेरे चैनल पे जो मैं आपको राजस्थान रैंक कंट्रोल का पूरे नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ऐसी मुझे आप लोगों से आशा है कि आप लोगों को हेल्पफुल हो जाएंगे पढ़ने में। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं ट्यूशन अभी, क्योंकि कोचिंग सेंटर ऑफलाइन नहीं खुले हुए हैं, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उन लोगों को काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखें, देखने के बाद शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तब तक के मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए, सम्मान दीजिए और सम्मान लीजिए। थैंक यू।